हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मैथमेटिक्स के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स कर रहे हैं। और हमने पिछले वीडियो से स्टार्ट किया था ट्रिंगल चैप्टर स्टूडेंट्स, त्रिभुज। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने त्रिभुज क्या होता है, उससे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, उससे संबंधित कुछ परिमेयों की चर्चा की थी, जो हमने लोग 9th के क्लास में पढ़ चुके थे। और साथ ही साथ हमने दो त्रिभुज समरूप कैसे होते हैं इसकी चर्चा की थी। और इस पे आधारित एक्सरसाइज अपना पहला एक्सरसाइज किया था हमने 6.1 जो था। आज के वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक थेल्स का परिमेय पे चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में भी काफ़ी बार ये पूछा गया है, ये परिमेय भी कई बार सिद्ध करने के लिए पूछा गया है। और इस पे आधारित बहुत सारे प्रश्न बनाए जाते हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से या कंपटीशन की दृष्टि से काफ़ी पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। तो बड़े ही आसानी से आइए इसको समझते हैं कि ये परिमेय क्या कहता है और इसको कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो देखो, परिमेय पहले पढ़ लेते हैं। परिमेय कहता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। हमने तो पढ़ लिया, आपने सुन लिया। अब इसको समझते हैं स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है। यदि एक त्रिभुज, कोई आप एक त्रिभुज ले लीजिए, मान लीजिए हमने एक त्रिभुज ले लिया। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या कह रहा है ये त्रिभुज में कि एक त्रिभुज, मान लीजिए कौन सा त्रिभुज है, ए बी सी। ओके स्टूडेंट्स, एक त्रिभुज हमने ले लिया यहाँ पे ए बी सी। ओके, कह रहा है एक भुजा के समांतर। अब इसमें से कोई एक भुजा ले लिए, आप चाहे ए बी भुजा ले लीजिए, चाहे बी सी भुजा ले लीजिए, चाहे ए सी भुजा ले लीजिए। इस भुजा के समांतर, इसके समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। अगर स्टूडेंट्स क्या कह रहा है कि इनमें से किसी भी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए। मान लीजिए यहां पे हमने बीसी के समांतर एक रेखा ले रहे हैं, ये हमारा बीसी के समांतर हमने एक रेखा ले ली। इसके समांतर स्टूडेंट्स बीसी के। तो कह रहा है कि दो के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं, तो एक भुजा हमने बीसी ले लिया, इसके समांतर रेखा हमने खींच दिया, तो जो ए बी को मान लीजिए डी पे प्रतिच्छेद करता है और ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करता है। ओके स्टूडेंट्स, दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो हमने एक रेखा क्या खींच दी, डी ई। तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो अन्य ये दो भुजाएं जो आपको दिख रही हैं ए बी और ए सी, ये एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। अर्थात ए बी, ए से लेकर ये जो डी तक है और फिर बटे डी से लेकर बी तक जो है, इसका जो अनुपात आएगा, जो विभाजन का अनुपात आएगा, वही किसके बराबर आएगा, ए ई अनुपाते ई सी आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो परिमेय क्या कहता है, परिमेय कहता है कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को वह एक ही अनुपात में विभाजित करता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर से समझ लो, एक त्रिभुज है ए बी सी, हमने बी सी के समांतर एक रेखा क्या ले ली, डी ई ले ली। अब डी ई क्या कर रहा है, ए बी को डी पे और ए सी को ई पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो वही कह रहा है कि ये जो अनुपात आएगा इनका, ये जो रेशियो आएगा वह ये और ये वाली रेशियो के बराबर होगा। अर्थात ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी के। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए आपको कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। क्या क्या आपको याद होना चाहिए। नंबर 1 तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आना चाहिए आपको, जो कि होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको आना चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। जैसे मान लीजिए हमने एक त्रिभुज ये ले लिया ए बी सी, इसमें मान लीजिए आप आधार क्या किसको ले रहे हो, बी सी को, तो ऊंचाई क्या होगी, इसके शीर्ष वाले से जो लंबा आएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, ऊंचाई बोलेंगे। समझा रही बात। अगर मान लीजिए आपने एक त्रिभुज इसी तरह ले लिया ए बी सी,
और इसमें आधार आपने AC को रखा, ये आपने क्या रखा, आधार। तो इसके लिए ऊंचाई कौन होगा, अब इसके सामने वाले शीर्ष से जो लंब आएगा ये वाला, ये इसके लिए क्या होगा, ऊंचाई होगा। अर्थात जो ऊंचाई होती है वो आधार के सम्मुख जो शीर्ष होता है उससे डाले गए लंब की लंबाई क्या होती है, ऊंचाई होती है। मान लीजिए एक त्रिभुज हमने, इसमें ये हो गया, इसमें ये हो गया, एक त्रिभुज कुछ इस तरह है स्टूडेंट्स, इस तरह है। तो अब इसकी ऊंचाई कहाँ होगी, मान लीजिए हमने आधार इसको मान लिया, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, तीसरा शीर्ष, देखिए इसके सामने वाला शीर्ष ये है, तो इससे जो लंब डालेंगे, इससे लंब क्या आ रहा है, ये वाला जो लाइन आ रहा है, तो ये इस त्रिभुज की क्या होगी, ऊंचाई होगी। यानी ऊंचाई हमेशा आधार के सामने वाले शीर्ष से उस आधार पर डाले गए लंब की लंबाई के बराबर होता है। कोई जरूरी नहीं है कि जो ऊंचाई हो त्रिभुज के अंदर से ही नापी जाए, त्रिभुज के बाहर से भी नापी जाएगी, बस वो क्या होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं आप स्टूडेंट्स। दूसरा क्या आना चाहिए आपको, एक परिमेय तो यह आना चाहिए आपको, ऊंचाई कैसे निकालते हैं। और दूसरा आपको यह आना चाहिए कि अगर आपके पास सपोज दैट दो समांतर रेखाएं हैं, या आप 9th के क्लास में पढ़े थे, अगर दो समांतर रेखाएं हैं और इसमें कोई आधार फिक्स कर लिया जाए, मान लीजिए ये D और E है और एक आधार यहाँ पे AB है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं, के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। अर्थात अगर हम क्षेत्रफल इसमें बात करें ADB की, तो ये बराबर होगा क्षेत्रफल AEB की, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स फिर से सुन लें, एक ही समांतर रेखा और एक ही आधार, यहाँ पे देखिए आधार फिक्स है AB, इसी आधार AB पर ही आपका क्या बन रहा है, ADB बन रहा है, AEB बन रहा है। तो अगर एक ही समांतर रेखा और एक ही आधार है तो जो त्रिभुज के क्षेत्रफल बनेंगे उसमें त्रिभुज वो आपस में क्षेत्रफल में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया, त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक ही आधार एक ही समांतर रेखा के बीच में बने त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं, ये इन दोनों की सहायता से इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो आइए आप प्रूफ करते हैं, कैसे करेंगे इसको। तो कोई भी थ्योरम हो उसको प्रूफ करने का तरीका होता है कि स्टूडेंट्स सबसे पहले आप क्या लिखते हो, गिवन है, दिया है। आपने 9th क्लास में ही सीखा था कि कैसे आप किसी परिमेय को प्रूफ करोगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया है, त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, बस ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। भाई एक त्रिभुज था और उस त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा DE खींचे हो, तो DE समांतर किसके है, BC के। ओके स्टूडेंट्स, दूसरे पे क्या लिखना होता है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। स्टूडेंट्स क्या सिद्ध करना है कि एक ही अनुपात है में विभाजित हो रहे हैं, अर्थात आपको सिद्ध करना है AD/DB इज इक्वल टू है AE/EC। ओके स्टूडेंट्स, यही आपको प्रूफ करना है, AD/DB इक्वल है AE/EC के। और देखो ओके, सिद्ध करना हो गया। अब इसमें कुछ आपको रचना करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, रचना, या ब्लैक पेन से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, सिद्ध करना है जो, और ये रचना। तो रचना में देखो क्या करना है आप, रचना में क्या करिए, BE और CD को मिला दीजिए। तो लिखेंगे इस बात को, CD व BE को मिलाया। सबसे पहले काम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मिला देंगे। इस प्रकार आप B को E से मिला दीजिए, ये आपका हो गया, BE मिल गया। और इसी प्रकार क्या मिला दीजिए स्टूडेंट्स, C को D से मिला दीजिए। तो चलिए C को D से मिला देते हैं। ये C से D मिल गया स्टूडेंट्स। ओके, और क्या करेंगे, तथा इस E से इस पे एक लंब डाल देते हैं, इस E से इस पे क्या डाल दीजिए, लंब।
ये आप लंब डाल दे रहे हैं। मान लीजिए ये एन पॉइंट आपका है, तो आप बोलोगे ई एन लंब, किस पे लंब डाल रहे हो, ए बी, ए बी, व इससे भी लंब डाल दीजिए। ये आपका क्या है, लंब है स्टूडेंट्स, लंब। और इससे लंब डाल दीजिए इस पे, ये। और मान लीजिए ये आपका क्या है, एम पॉइंट है, तो डीएम, डीएम लंब है किस पे, एसी पर, एसी पर खींचा है, लिख सकते हैं खींचा। ओके स्टूडेंट्स, अब लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, उपपत्ति, उपपत्ति। एक बार फिर से सुन लो, कभी भी कोई भी थ्योरम आपको प्रूफ करना है तो आपको पहले गिवन क्या है ये लिखना पड़ेगा, सिद्ध क्या करना है ये लिखना पड़ेगा। अगर आप कोई रचना कर रहे हो तो रचना लिखना पड़ेगा। तो हमें गिवन था डी समांतर है बीसी के, और सिद्ध करना था एडी अपान डीबी इक्वल टू ए अपान ईसी, परिमेय के अनुसार हमने पढ़ा। और रचना हमने क्या किया, सी डी और बीई को मिला लिया आपस में, तथा ई एन और डी एम क्रम से ए बी और ए सी पे लंब डाल दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, तो चूंकि उत्पत्ति कैसे करेंगे, देखिए चूंकि ई एन लंब है ए बी पर, ओके स्टूडेंट्स, इसलिए ई एन त्रिभुज, देखो कौन सा त्रिभुज, ए डी ई, ये वाला जो त्रिभुज आपको दिख रहा है ए डी ई। ओके स्टूडेंट्स, वह त्रिभुज कौन सा, डी सी बी की ऊंचाई होगी, ओके स्टूडेंट्स। ईएन क्या होगा, ईएन देखिए ऊंचाई क्या होता था, अभी आपके पास एक त्रिभुज इस तरह स्टूडेंट्स बना हुआ है यहाँ पे, तो अगर आप इसको आधार मान रहे हो तो ये आपका ऊंचाई होगा। जिस तरह यहाँ पे आपका बन रहा है ये ऊंचाई होगा, किसके लिए, ए डी ई के लिए, अगर आधार ए डी को मानोगे। ओके स्टूडेंट्स, और फिर अगर त्रिभुज डीई डीबी को आधार माना जाए, किसको माना जाए, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको डी बी ई लेना था, डी ई बी त्रिभुज लेंगे आप, डी ई बी। तो इस त्रिभुज की बात करेंगे तो इसकी ऊंचाई, आपका त्रिभुज कुछ इस तरह बन रहा है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स इस तरह बन रहा है। अब इसी को घुमा के इस तरह करेंगे तो इस तरह आएगा वो, तो ऊंचाई कहाँ जाएगा, ऊंचाई इस बार यहाँ आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका जो ईएन है वो ए डी ई और डी बी ई अर्थात डी ई बी बोलिए चाहे, के लिए क्या करेगा, ऊंचाई का काम करेगा। ओके स्टूडेंट्स, अतः अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालें त्रिभुज ए ई डी का, त्रिभुज ए डी ई का, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे आधार क्या ले रहे हो, ए डी ले रहे हो स्टूडेंट्स, ए डी गुणे ऊंचाई क्या हो जाएगा, ई एन। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तथा क्षेत्रफल अगर हम दूसरे त्रिभुज का निकालें डीईबी का, डीईबी, तो डीईबी में आधार किसको ले रहे हो, डीबी को, तो 1/2 गुणे डीबी और गुणे इसके लिए भी ऊंचाई क्या होगा, ई एन ही होगा, ई एन। हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सेकंड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आप क्या करिए, अब समीकरण 1 भागे समीकरण 2 कर दीजिए। क्या कर दीजिए स्टूडेंट्स, समीकरण 1 भागे समीकरण 2। तो यहां पे देख लीजिए, समीकरण 1 भागे 2 से, 1 भागे समीकरण 2 से अगर इन दोनों को हम लोग आपस में भाग कर दें तो देखो भाग करोगे तो ऊपर क्या आएगा स्टूडेंट्स, क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, ए डी ई, और नीचे क्या आ जाएगा क्षेत्रफल इसका, डी ई बी।
DEB इज इक्वल टू, इधर देखो जब भाग करोगे हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, स्टूडेंट्स बटे में जाएगा, EN से EN कट जाएगा तो AD बटे DB क्या बच जाएगा, AD बटे DB, और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, पुनः देखिए क्या करेंगे, पुनः देखिए अब इसकी लंब, इस लंब की बात करते हैं DM की। DM लंब है AC पर, DM लंब किस पे है, AC पर, इसलिए DM त्रिभुज अगर आधार इधर से देखा जाएगा EN से तो ADE त्रिभुज ADE व त्रिभुज कौन सा, फिर से देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप इस बार क्या ले रहे हो, DM जो आपका लंब है किस पे है, AC पर लंब है आपका, तो DM जो होगा वो त्रिभुज ADE का क्या हो जाएगा, ऊंचाई होगा, और साथ ही किस त्रिभुज की ऊंचाई होगी, तो यहां से देखिए आधार जब इसको मानेंगे तो त्रिभुज EDC की ऊंचाई है। अब देखो जब त्रिभुज कौन सा लोगे, EDC, ये वाला त्रिभुज लेंगे स्टूडेंट्स, जिसमें आधार आप EC मानेंगे, तो देखिए ऊंचाई तो यहां से आएगी नहीं, ऊंचाई तो ऐसे लंबवत होनी चाहिए, तो DM क्या होगा, इसकी ऊंचाई होगा। अब क्या करिए, अतः अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालें इस बार किसका, त्रिभुज ADE का, तो ये क्षेत्रफल किसके बराबर आएगा, 1/2 गुणे आधार क्या ले रहे हैं उसमें, AE गुणे ऊंचाई, तो ऊंचाई कौन काम करेगा, ये आधार है, तो तीसरा शीर्ष क्या है, D है, तो D से लंब क्या है, DM, तो ऊंचाई हो जाएगा DM, और ये हमारा इक्वेशन नंबर हो जाएगा 4। तथा क्षेत्रफल देखिए फिर त्रिभुज EDC 1/2, इसका भी क्षेत्रफल देखिए 1/2 आधार इसमें क्या ले रहे हो, EC गुणे ऊंचाई देखिए इस त्रिभुज के लिए, तो इस त्रिभुज के लिए अगर ऊंचाई देखोगे आप तो क्या आएगा, DM, इक्वेशन नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स, 5। तो इसी प्रकार आप क्या करिए, समीकरण 4 भागे कर लीजिए समीकरण 5 से, समीकरण 4 भागे क्या हो जाएगा, समीकरण 5। तो देखिए ऊपर क्या आएगा स्टूडेंट्स, क्षेत्रफल आ जाएगा ADE, और बटे में क्या आएगा, क्षेत्रफल EDC, त्रिभुज EDC बराबर आएगा 1/2 से 1/2 कट जाएगा, DM से DM कट जाएगा स्टूडेंट, तो क्या बचेगा, AE बटे EC, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 6। देखो स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, आप परेशान मत होइए, एक बार मेरी माइंड में मैं जो कह रहा हूं उसको समझिए। आपको क्या प्रूफ करना है, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो यहाँ पे देखो AD ये है, DB ये है, AE ये है, EC ये है, तो 4 लोग हैं यहाँ पे, तो चारों को अलग अलग तरीके से आधार मान लेंगे, और जब आधार मान लेंगे तो उसी से क्षेत्रफल निकालेंगे। अर्थात एक बार AD आधार मान के क्षेत्रफल निकालिए, फिर DB आधार मान के क्षेत्रफल निकालिए, और फिर दोनों का बटे है तो भाग कर दीजिए। हमने पहले स्टेप में क्या किया, कुछ नहीं किया, बस AD को आधार माना था, AD को आधार माना, EN ऊंचाई आ गया, क्षेत्रफल मिल गया AD EN हाफ। दूसरे हमने DB को आधार माना, तो DB को आधार माना तो इस त्रिभुज DEB के लिए EN ऊंचाई है, तो DB इंटू EN हो गया, दोनों को भाग लगा दिया। अब चले आए इस तरफ, इस साइड की तरफ, तो AE को आधार माना हमने, तो AE को आधार माना तो ऊंचाई क्या होगा, DM होगा, तो क्षेत्रफल निकाला ADE का, तो आ गया 1/2 AE गुणे DM। फिर हमने EC को आधार माना, EDC के लिए इसको आधार माना तो ऊंचाई क्या होगा, DM होगा, तो आ गया 1/2 EC गुणे DM, फिर दोनों का भाग लगा दिए। तो इस प्रकार हमें मिल गया AE बटे EC। अब देखो क्या हुआ, AD बटे DB AE बटे EC आ चुका है। ऊपर देखो ADE बराबर है DEB EDC। अगर कहीं पर
किसी तरीके से डीईबी का क्षेत्रफल ईडीसी के क्षेत्रफल के बराबर हो जाए तो ये पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले तो बराबर हैं। ओके स्टूडेंट, समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ 3/2 और यहाँ पे लिखा हुआ 3/4। ओके स्टूडेंट्स, या 3 मान लीजिए एक्स लिखा हुआ है, तो ये दोनों कब बराबर होंगे? यदि जो ये एक्स है ये भी कितना हो जाए, 2 हो जाए। अगर ये एक्स भी 2 हो जाए तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो उसी प्रकार ये क्षेत्रफल, ये ऊपर वाला क्षेत्रफल आपस में बराबर है, नीचे वाला भी बराबर हो जाए तो ये टोटल बराबर हो जाएंगे। और ये जब टोटल बराबर होंगे तो ये भी टोटल आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या ये बराबर हो सकते हैं। तो आप देखिए, अगर ख्याल से अगर बात करेंगे त्रिभुज किसकी, डीईबी की, तो चलो डीईबी ये वाला त्रिभुज है आपका स्टूडेंट्स। ये जो हम आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए कर दे रहे हैं, ये डीईबी, डीईबी ये वाला त्रिभुज था। और यहां पे क्या है, ईडीसी। तो देखो ईडीसी अर्थात ये वाला त्रिभुज है ईडीसी। ये वाला है। ओके स्टूडेंट्स, अब ख्याल से देखो, क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये सब त्रिभुज जो है दोनों वो एक ही समांतर रेखा के बीच में है और एक ही आधार पे है। और इसमें आधार क्या है, डी है। ये देखिए डीई जो बीसी के समांतर था और इसी आधार से आपका त्रिभुज डीई बी बन रहा है, यहीं से डीई सी बन रहा है। तो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच में है, इसलिए ये दोनों आपस में क्षेत्रफल में क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसा कि आपको 9th में पढ़ाया गया था परिमेय, और मैंने इसको प्रूफ करने से पहले भी बताया था कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच में बने त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस बात को लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज कौन सा, डीईबी, डीईबी व त्रिभुज ईडीसी, ईडीसी एक ही आधार कौन सा, डीई व एक ही समांतर रेखा डीई समांतर बीसी के बीच हैं, इसलिए क्षेत्रफल ऑफ किसका, डीईबी का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज ईडीसी। और इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ गए होंगे कैसे हमने किया। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच में है तो आपस में क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब अगर हम लोग बात करें समीकरण कौन कौन सी, 3, और समीकरण कौन सा, 6 व 7 से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है, देखो एडीई बराबर था एडीई के, ये तो दोनों इक्वल ही होंगे क्षेत्रफल, और ये क्षेत्रफल भी आपस में क्या है, बराबर है। तो मतलब ये पूरा का पूरा इस पूरे के बराबर है। ओके स्टूडेंट्स, ये पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट के बराबर है, अर्थात एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यही देखेंगे, स्पष्ट है कि एडी अपान डीबी इक्वल होगा किसके, एई अपान ईसी के। और ये हमें प्रूफ करना था, इति सिद्धम, ये हमें प्रूफ करना था। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, बड़ी आसानी से थेल्स परिमेय को घबराना नहीं है, आसानी से इस कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट में आधार ये लीजिए, इन दोनों का भाग लगा दीजिए, ये लीजिए, दोनों का भाग लगा दीजिए, और फिर एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित है इसलिए दोनों बराबर होंगे, ये दिखा दीजिए। फिर इन तीनों समीकरण के साथ आप बोल सकते हैं एडी अपान डीबी इक्वल टू होगा एई अपान ईसी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर हम इससे संबंधित थोड़ा सा उप परिमेय की बात करेंगे।
अब स्टूडेंट्स इससे संबंधित कुछ उप प्रमेय की बात करते हैं। आइए देखिए कैसे इससे उप प्रमेय बनेगा। आपको रिजल्ट मिला है AD अपान DB इक्वल AE अपान EC। तो उप प्रमेय हम यहीं पे दिखा दे रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, उप प्रमेय, उप प्रमेय कभी कभी आगे तक पूछ लेता है स्टूडेंट्स सवाल, इसलिए आपको उप प्रमेय जानने की आवश्यकता है यहाँ पे। तो देखो उप प्रमेय में देखो, चूंकि आपने अभी प्रूफ किया AD अपान DB इक्वल है AE अपान EC की। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करिए, दोनों पक्षों में एक जोड़ दीजिए। तो AD अपान क्या हो जाएगा, DB +1 कर लीजिए इधर, और इधर AE अपान EC +1 कर लीजिए। दोनों पक्षों में क्या करिए हमने स्टूडेंट्स, एक जोड़ लिया। तो अब इससे क्या होगा, इससे हो जाएगा AD प्लस DB बटे DB, एलसीएम मेथड लगा रहे स्टूडेंट्स, और इधर हो जाएगा AE बटे AE प्लस EC बटे EC। ओके स्टूडेंट्स, अब इधर देखना AD प्लस DB, तो AD और प्लस DB क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा, AB बटे क्या हो जाएगा DB, और इक्वल AE प्लस EC, तो क्या हो जाएगा AC बटे EC। ओके स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो आप पूरी भुजा, उनकी अलग अलग भुजा का भी अनुपात निकाल सकते हैं। जैसे यहां पे देखिए दो त्रिभुज थे, एक त्रिभुज तो आपका बन रहा था ADE, ओके स्टूडेंट्स, और एक त्रिभुज क्या बन रहा था ABC। ओके, तो आप इनकी पूरी भुजा को भी अनुपात में दिखा सकते हैं। जैसे यहां पे देखिए आपने क्या दिखा, पहले आपने पूरी भुजा लिया AB और फिर DB ले लिया भुजा, फिर क्या लिया AC और फिर क्या ले लिया EC भुजा ले लिया। ओके स्टूडेंट, तो पूरी भुजा अधूरी भुजा दूसरे त्रिभुज की भी दिखा सकते हैं। इसी तरह एक प्रमेय और बन सकता है स्टूडेंट्स, उप प्रमेय। इधर देख लेते हैं उप प्रमेय। उप प्रमेय, ये उप प्रमेय स्टूडेंट्स आपके काम आएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, इसलिए आपको कराए जा रहे हैं। उप प्रमेय देखिए AD बटे क्या था, अभी रिजल्ट आपने प्राप्त किया, AD बटे DB इक्वल है AE बटे EC। ओके स्टूडेंट्स, इसको चाहो तो आप DB बटे AD भी लिख सकते हो बराबर EC बटे AE। क्या किया हमने, इसको पलट दिया दोनों पक्षों का। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें एक जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा DB बटे AD +1 इज इक्वल टू EC बटे AE +1। अब क्या करिए DB में DB प्लस AD बटे क्या हो जाएगा AD, और इधर क्या हो जाएगा EC प्लस AE बटे AE। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखो DB प्लस AD मिलकर क्या बन रहा है AB, AB बटे AD इक्वल AE प्लस EC प्लस AE मिलकर क्या बन रहा है AC बटे AE। तो ये दोनों रिजल्ट क्या बता रहे हैं कि इस त्रिभुज में आप पूरी भुजा और आधी उसकी अधूरी भुजा बटे करेंगे, पूरी भुजा अधूरी भुजा करेंगे, तब भी आपका क्या होगा, अनुपात बराबर ही होगा। या पूरी भुजा इस त्रिभुज की भुजा, पूरी भुजा इस त्रिभुज की भुजा लेंगे, तब भी अनुपात क्या होगा स्टूडेंट्स, बराबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके दो प्रमेय यहाँ से बनते हैं कि आप पूरी भुजा और अधूरी भुजा भी लेकर कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, तब भी अनुपात आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यही आपका क्या होता है स्टूडेंट्स, थेल्स प्रमेय होता है। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है बड़ी अच्छी तरीके से कि अगर आप उसको प्रूफ करने के लिए एग्जाम में आता है तो आपको क्षेत्रफल आना चाहिए और 4 बार आधार मानना है, एक बार AD को, एक बार DB को, एक बार EE को, एक बार EC को। इधर दोनों को आधार मान के भाग लगा देना है, इधर का आधार मान के आपका क्षेत्रफल जो आएगा भाग लगा देना है। ओके स्टूडेंट्स, फिर इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर दिखा के प्रूफ कर देना है। और इसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए अच्छी तरीके से कि एक भुजा के समांतर अगर दूसरी रेखा खींची जा रही है तो जो खींची जा रही है वो दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। अर्थात कोई मान लीजिए त्रिभुज इस तरह बना हुआ है
बी सी। अब मान लीजिए इसमें हम लोग ए सी के बराबर कोई समांतर खींच रहे हैं, मान लीजिए हम एन है, हम इसमें क्या किए, ए सी के समांतर खींचे हैं, तो ए सी के समांतर खींचे हो तो इसमें अनुपात कौन सा होगा, बी एम बटे एम ए बराबर होगा बी एन बटे एन सी। ओके स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपने इस भुजा के समांतर खींच दिया, भुजा इस तरह, कोई जरूरी नहीं है आप हमेशा इसी तरह खींचे, इस तरह भी क्वेश्चन दे सकता है वो बना के, और यहाँ पी क्यू डाल दिया, मान लीजिए इस बार बोल दिया कि ए बी समांतर है पी क्यू के, तो इसमें क्या होगा, सी पी अपान पी ए बराबर होगा सी क्यू अपान क्यू बी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आज इसको आप पूरे अच्छी तरीके से क्या करिए, एक बार दो बार देखिए वीडियो, अगर समझ में नहीं आ रहा है फिर अपने स्वयं प्रैक्टिस करिए, इसको पूरा क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इसी पे आधारित आपकी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन भी हम सॉल्व करवा देंगे बस एक प्रमेय की सहायता से। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप नोट किए होंगे अच्छी तरीके से, एक बार दो बार इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये जो आपका थेल्स प्रमेय है, जिसे हम इसे ही हम लोग थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, या इसको इंग्लिश में कभी कभी बीपीटी भी कहा जाता है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिंगल, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिंगल, याद रखे रहे, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिंगल, ट्रिंगल। अब इसको बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिंगल कहा जाता है। आप सोच लो, किसी भी चीज का आधार ही सबसे मेन होता है, तो ये आपका जो है ना, ये थेल्स प्रमेय जो है, ये समरूप त्रिभुज अगर जब पढ़ रहे हैं तो उसका आधार है, न्यू है। अब ये जितनी अच्छी तरीके से तुम्हारा तैयार रहेगा, आगे के क्वेश्चन उतनी आसानी से आप करते जाओगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको आप तैयार करेंगे, अगली वीडियो में हम इसका विलोम सिद्ध करेंगे, इसका प्रतिलोम देखेंगे कि अगर ये समांतर है तो ये अनुपात बराबर होता है, अगर ये अनुपात हो तो समांतर होगा, तो इस परिमेय को सिद्ध करेंगे और इस पे आधारित कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स धन्यवाद। बड़ी समस्या करता है यार स्टॉप कर देने से। कहाँ घूमता था, खुश रहो खुश रहो।